हम्म। तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी खुशियां। और मैं चाहूंगा कि जो लोग क्वालिफाई कर गए, अब आपके पास एक रास्ते खुल गए। बहुत लोग हमेशा पूछते हैं कि सर सीटेट क्वालिफाई कर लिया, अब मैं करूंगा क्या। एक बहुत बड़ा सवाल है पूरे इंडिया के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। कहा जाता है सीटेट बस एक द्वार है, मंजिल नहीं है। सीटेट क्वालिफाई कर लेना कोई मंजिल हासिल करना नहीं होता है, बल्कि एक द्वार है। यहाँ से रास्ते खुलने शुरू होते हैं और आपके पास अनेकों विकल्प मौजूद होते हैं। इंडिया में आप कहीं भी किसी स्टेट में अप्लीकेबल है टीचर एग्जाम के लिए। टीचर के पोस्ट के लिए आप डायरेक्ट फॉर्म डाल सकते हैं अगर सीटीईटी क्वालिफाई किए हो तो। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने स्कूल हैं उनके फॉर्म अगर भरना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी में आता है कि आपके पास सीटेट की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। केवीएस अप्लाई करना है, सीटेट चाहिए अप्लाई करने के लिए। एग्जाम देना और जॉब करने दूसरी बात है, फॉर्म में अप्लाई करना है तो आपको सीटीईटी की सर्टिफिकेट होना चाहिए। जवाहर नवोदय में उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हर स्टेट में सिर्फ यूपी और झारखंड को छोड़कर सीटीईटी सर्टिफिकेट को डायरेक्ट अलाउ किया है कि आप हमारे जो स्टेट टीईटी होते हैं वो क्वालिफाई हो या सेंट्रल टीईटी क्वालिफाई हो, दोनों में से जो फॉर्म हो लगा के अप्लाई कीजिए और आप। हाँ, दिल्ली वगैरह में तो उसी पे आधारित है, डीएसएसबी वगैरह इस सीटेट पर ही पूरी तरह आधारित है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक चीज आप में आती है, वो है स्टैंडर्ड। लोकल एग्जाम लोकल स्टेट के क्वालिफाई करते हैं, उनमें बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता। सोचने और समझने की इतनी अच्छी क्षमता का विकास नहीं होता जो सीटेट अपने करिकुलम और सिलेबस के माध्यम से आपके अंदर विकसित करने की बातें करता है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, सीटीईटी क्वालिफाई कर लिया और स्टेट का मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो जब टीचर सिलेक्शन प्रोसेस की बात आती है उस दौरान सामने वाला हमेशा प्रीफर करता है कि मैं सीटेट वाले बंदे को लूं। कारण, क्योंकि सीटेट के करिकुलम में और स्टेट के करिकुलम और सिलेबस वगैरह में इतना ज्यादा फर्क है लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर। सोचने और समझने के स्तर में सीटीईटी के प्रश्न में और स्टेट के प्रश्न में बहुत फर्क होता है। अगर सीटीईटी एप्लीकेशन एनालिसिस और इवैल्यूएशन लेवल के प्रश्न पूछते हैं तो स्टेट में ज्यादातर नॉलेज लेवल के। ये चीज कब हुआ था, इस चीज का नाम क्या है, इतने छोटे छोटे प्रश्न स्टेट में पूछे जाते हैं जो सिर्फ नॉलेज लेवल के होते हैं और उसे लगता है कि आप में रटने की चीजों का विकास कर रहे हैं। लेकिन जब वही प्रश्न सीटीईटी में पूछे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे टॉपिक की समझ पर आधारित प्रश्न है, जिसमें से चुनना है कौन कौन से ऑप्शन सही है कौन कौन से गलत है। और सीटीईटी की खास बात यही है कि उसमें चारों ऑप्शन हमें गलत नहीं नजर आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा लगता है सब बातें तो सही कर रहे हैं, लेकिन चारों बातें अगर सही है, चारों ऑप्शन सही है, तो उसमें से बेस्ट एक्सप्रेस कौन कर रहा है, उसी बेस्ट का चुनाव करना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग का द्योतक माना जाता है। अगर वो है, आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, तो आप प्रश्नों का हल आसानी से कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि सीडीपी मारने में क्वेश्चन 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था ये सब क्वेश्चन हम देख चुके हैं अलग अलग टेस्ट में। और जब यहाँ 20 टेस्ट लेने के बाद मैंने कहा कि टेस्ट नंबर 21 डेट 31 जनवरी, 20 टेस्ट यहाँ कंप्लीट कराया, टेस्ट और बाकी सारी चीजें यहाँ खत्म हुई। मैंने कहा एक और टेस्ट बाकी है, टेस्ट नंबर 21। ऐसा लगेगा कि आप टीचर सेलेक्ट एकेडमी में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, प्रश्नों के लेवल वैसे ही रहेंगे, सेटअप वैसा ही रहेगा, बस एक माहौल और स्कूल बदल जाएंगे। वो आप यहाँ नहीं होंगे, अच्छे ड्रेस में अच्छे से तैयार होकर पूजा पाठ करके एक नई जगह पे परीक्षा देने गए होंगे। तो इतना ही का अंतर था। पेपर देखने के बाद पन्ने उलटने से ऐसा लगा, मैंने भी क्वेश्चन देखा, जैसे ही पेपर एग्जाम हुआ कोई स्टूडेंट मुझे दे के गया, मैं क्वेश्चन देखा तो मैंने कहा हटा दो, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 90% ऐसे हो रहे थे क्वेश्चन जो देख के यही लगे कि इसको या तो मैं समझा चुका हूं या क्वेश्चन में बता चुका हूं या इनडायरेक्ट वे में उसका डिस्कशन कर चुका हूं। कॉपी में मिल जाएगा, टेस्ट के पेपर में मिल सकते हैं, तो हर जगह वो चीजें थी। टेस्ट डिस्कशन में मैं बहुत ज्यादा चीजों को डिस्कस नहीं कर पाता था। जब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करता था तो मैं उसको वो वर्ड याद दिला देता था जिससे आंसर की पकड़ हो जाए। एक शब्द को मैं अंडरलाइन करता था कि इस शब्द को नहीं समझे इसलिए गलती हो रहा है। तो क्वेश्चन में जितने वर्ड्स लिखे होते हैं उस एक एक वर्ड की अपने महत्व होते हैं, और जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे तब तक अच्छे उत्तर चुनने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि प्रश्न को सही से समझ लेना ही उसका आधा हल कर लेने के बराबर माना जाता है। जो प्रश्न समझ चुका है यानी वो आधा हल कर लिया। अब क्या करना है, आधा हल करने में ऑप्शन का चुनाव करना है। तो प्रश्नों को समझना एक अपने आप में स्किल है। उसके लिए आपके पास अच्छे शब्द भंडार होने चाहिए, वो भी लोकल वर्ड्स नहीं। संस्कृत के टफ से टफ वर्ड्स को समझना है, इंग्लिश में भी अच्छे शब्द होते हैं उसमें।
तो शब्द भंडार अगर आपके पास बहुत अच्छे नहीं है तो प्रश्नों को पढ़िएगा भी तो समझ में नहीं आएगा, कहेंगे कितना टफ वर्ड लिखा है, मतलब ही नहीं निकल पा रहा है कि ऑप्शन में क्वेश्चन क्या कह रहा है और ऑप्शन में क्या चुनना है। तो मेरी राय हमेशा होती है स्टूडेंट्स के लिए कि एक लैंग्वेज पर डिपेंड मत रहिए, जब भी पढ़ाई कीजिए बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में कम से कम टॉपिक बेसिक बातों को दोनों भाषाओं में समझे। और इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर में हिंदी टफ देखकर आप परेशान हो रहे होंगे तो राइट लेफ्ट साइड में उसकी इंग्लिश मौजूद होती है एक ही पेपर पे। अगर हिंदी देखें नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में जैसे देखेंगे एक वर्ड आपको बता देगा, अच्छा ये वाला है, एक वर्ड से पकड़ में आ जाता है कि पूरे प्रश्न का क्या अर्थ है। जैसे पिछली बार के क्वेश्चन में ढांचागत और मचान वगैरह का हिंदी दे दिया था, स्टूडेंट परेशान ये क्या है भाई, तो लेफ्ट में देखे तो लिखा था स्कैप फोल्डिंग, ओ स्कैप फोल्डिंग है। बस एक शब्द हिंदी में किस प्रकार बना देगा नहीं पता होता है। तो जो लोग नए पढ़ते हैं हम बताते भी हैं कि मैं जो इंग्लिश लिख रहा हूं इसकी गारंटी है कि यही सीटेट में आएगा, लेकिन मैं जो हिंदी लिख रहा हूं ये शब्द में परिवर्तन होते रहता है। हिंदी में साइनोनिम्स अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं लेकिन इंग्लिश के वर्ड साइकोलॉजी में नहीं बदलते हैं। तो जब भी पढ़ाई कीजिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में कीजिए, दोनों में करने से फायदा ये होगा कि जो एक भाषा पढ़ के जो लोग नंबर लाएंगे आपका उनसे 10 नंबर ज्यादा आएगा, दोनों भाषा होने की वजह से। तो जो लोग क्वालिफाई कर गए अब उनके पास रास्ते खुल गए, आप केवीएस दीजिए, जवाहर नवोदय विद्यालय दीजिए, फॉर्म वगैरह उनके डालिए, आर्मी स्कूल के आजकल रेगुलर फॉर्म आ रहे हैं उन फॉर्म्स को भरिए। इंटरव्यू करने के लिए आप दुनिया के किसी कोने में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पटना में अब हम लोग भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन केवीएस का करवा रहे हैं। पिछले बार भी स्टूडेंट अच्छे सफल हुए थे, 7 लोग आए थे, 6 ज्वाइन कर गए, उसमें से सिर्फ इंटरव्यू निकला नहीं बल्कि फाइनल ज्वाइनिंग हो गई। तो लोग थोड़ा डरते डरते आते हैं, कम लोग आते हैं। तो कोई चीज कोई तैयारी शिक्षक से बाहर तो नहीं होती ना, शिक्षक के ही समझ के आसपास होती है, वो चाहे इंटरव्यू हो, प्रिपरेशन हो, प्री हो, मेंस हो। एक शिक्षक उसके चीजों को, नेचर को, प्रश्नों को समझता है और उसके अनुसार आपकी प्रिपरेशन कराएगा, तो एक अच्छी उम्मीद बन जाती है। इंतजार करना है, हाँ। लेकिन केवीएस का फॉर्म आप डाल सकते हैं अपियरिंग से। बीएड फाइनल होने वाला है, फॉर्म वगैरह अभी नहीं भरा है, तब कुछ नहीं कहा जा सकता। फॉर्म भरा गया हो, एग्जाम हो गया हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो पॉसिबल था कि आप अलग अलग एग्जाम डाल सकते हैं। लेकिन अगर केवीएस अभी आया नहीं है, आने वाले वक्त में आ जाए, आपका फॉर्म भी डाला जाए, तो रिजल्ट और एग्जाम होने में ज्यादा समय नहीं लगेंगे। एग्जाम होगा 15-20 दिन के भीतर रिजल्ट की बातें आने लगेंगी। बहुत फास्ट अभी काम होने जा रहा है, लॉकडाउन के बाद जो भी चीजें हो रही है। बिहार में नहीं होगा, बिहार में कोरोना कहाँ है, मुझे देख के लगता है कि कोरोना जैसी कोई बात है। दोनों डाल सकते हैं। सीट उनके लिए कुछ रिजर्व है, ऐसा थोड़ी सारी सीट उन्हीं के लिए आई है, ऐसा जरूरी नहीं होगा। देख लीजिएगा सीट, जहां सीट कैटेगरी होगा ना वहां सीट देखिएगा किस चीज के लिए कितना सीट दिया हुआ है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितना है, जनरल कैंडिडेट की सीट कितनी है। हाँ रिजर्वेशन उनकी ज्यादा हो सकती है। तो फॉर्म क्वालिफाई होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, 90 एबव हो ये जरूरी नहीं है। केवीएस के लिए भी अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो क्यों 90 की जरूरत पड़ेगी। लोगों का छोड़ दीजिए, लोग क्या समझाता है, 90 एबव हो अच्छा होता है, लेकिन फॉर्म भरने के लिए 87 वाले को ओबीसी में है तो क्यों रोकेंगे। टीजीटी और पीजीटी के लिए पीजी होना जरूरी है, और आपकी टीजीटी में सीटीईटी के सर्टिफिकेट की डिमांड होती है, पीजीटी में नहीं होती है। पीजीटी डायरेक्ट अप्लाई होता है, सीटेट हो चाहे नहीं हो। बिल्कुल नहीं, पीजी फाइनल होने के बाद ही डालते हैं। हाँ तो वेट कर लीजिए कुछ दिन। पीआरटी और टीजीटी दोनों भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। जिसकी जो एलिजिबिलिटी है, अपनी जो एलिजिबिलिटी है, हमारी जो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके अनुसार हम उन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। आने वाला है, अभी तक नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। इस बार हम लोग केवीएस के लिए भी दिन में जो समय बचता है 10 बजे से 4 बजे तक, उनमें केवीएस के हाई स्कूल और +2 के लिए अलग अलग बैच बनाएंगे, पीआरटी के लिए बनाएंगे। कौन कहता है ये सब,
लोगों ने एक ऐसा अफवाह फैला दिया है कि केवीएस में जरूरी होता है कि वो इंग्लिश जानने वाला हो। मेरे यहाँ जितने इंटरव्यू करने वाले आए थे उसमें से 2 लोग सिर्फ इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल पाते थे, अपने आंसर को कर पाते थे, बाकी 4 लोग तो शुद्ध हिंदी वाले थे। सिलेक्शन हो गया उनका। हाँ, अब आप इंग्लिश के टीचर नहीं है, साइंस के टीचर है, तो आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। जैसे आप यहाँ पढ़ते हैं केवीएस, अभी सबसे अच्छा विकल्प यही है जॉब के लिए। तैयारी की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। जो लोग सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं उनमें ये क्षमता होती है कि वो केवीएस पीआरटी वगैरह क्वालिफाई कर ले। थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का पार्ट अलग से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो केवीएस का प्रैक्टिस सेटअप ले लीजिएगा, तो नॉलेज है, बस उसको सिर्फ आपको जानना है किस एरिया में कितने प्रश्न आते हैं, उसको सॉल्व कर लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा। कारण है कि उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड अलग से होता है, वो आपने नहीं पढ़ा। क्योंकि सीटेट में टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं होते, तो सीटेट में टीचिंग एप्टीट्यूड की बातें नहीं की जाती। शिक्षण अभिक्षमता वो हाई स्कूल +2 के प्रिपरेशन के लिए होता है ज्यादातर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट टाइम हाई स्कूल का जो लोग एग्जाम दे रहा था उनके ग्रुप में मैंने शेयर किया था एक नोट्स, 300 क्वेश्चन, और उस 300 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन वहीं से आते हैं, जितनी बार केवीएस एग्जाम ले बस। और इस बार बिहार में जितना हुआ, बिहार में 30 क्वेश्चन पूछे गए और 30 में से 25 26 वही 300 में से आए डायरेक्ट। एसटीईटी वाले लोगों ने बताया कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वही 300 क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनको दिया गया टीचिंग एप्टीट्यूड का, और वहीं से 24 25 26 नंबर स्कोर किया लोगों ने, और ओवरऑल 50 में 44 45 तक। एसटीईटी में 50 में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, जो टीचिंग का पार्ट था। अपने सब्जेक्ट में लोगों ने गलतियां की हैं, पेपर भी टफ हो गया था थोड़ा, तो वहां गलती हुई है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग से रिलेटेड थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स रीजनिंग, यहाँ लोगों की गलती नहीं हुई। 44 45 तक नंबर लाए हैं 50 में, यानी 90%, बहुत अच्छी स्कोरिंग रही वो। तो अब वो जो चीजें हैं ना, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो चीज अनुभव से आते हैं। तो आपको नहीं पता तो आप शिक्षकों से पूछिए, हमसे आके पूछ लीजिए, हम बता देते हैं। क्वालिफाइंग होता है पहले, और तब जब मेरिट बनता है तो कट ऑफ वाइज के हिसाब से मेरिट बनता है। ओवरऑल पास होना चाहिए आपको, हर पार्ट में पास हो ये जरूरी नहीं है। जैसे सीटेट में आप इंग्लिश में 0 हो कोई मतलब नहीं, 120 में 110 नंबर लाए पास है। तो ओवरऑल मार्किंग देखी जाती है, लेकिन जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो किसी पोर्शन में सबसे कम मार्क्स रहेंगे तो पूछे जाएंगे कि ये पोर्शन आपके इतने कम मार्क्स क्यों रहे, तो आप बताइए वहां सच्चाई कि ये पोर्शन बचपन से ही मेरा ठीक नहीं था, मैंने मेहनत की, बहुत कोशिश की, आज भी मैं सुधार रहा हूँ, थोड़ी बहुत सुधार हुई है और जिंदगी भर सुधारूंगा। ऐसा नहीं कि पोर्शन खराब है तो छोड़ दूं, मुझे भागने वाली आदतें नहीं होती है। तो इंटरव्यू में कुछ ऐसे बताना है कि तब से सीख ही रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे, क्योंकि ये पोर्शन मुझे पता है कि मेरा कमजोर है। वहां नहीं कि नहीं बहुत टफ लगता है इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्विट करने की, ये जो आंसर आप करते हैं क्विट करने वाला, कभी भी नहीं करना चाहिए कि मैं छोड़ दिया। खराब है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सुधार हुई है, थोड़ी और सुधार की आवश्यकता है, और मैं करता रहूंगा जब तक मेरे अंदर सीखने की क्षमता है, मैं इसको चीज को सीखूंगा। तो सामने वाले को अच्छा लगता है कि चलो इसमें नया कुछ करने और सीखने की क्षमता है, और ये अच्छी आदत होनी चाहिए, क्योंकि टीचर भी लाइफ टाइम एक लर्नर होता है। एक बहुत अच्छी डिफिनेशन एक महापुरुष ने बताया कि वो दिया जो स्वयं रोज नहीं जलती है दूसरों को कैसे रोशन करेगी। इस लाइन का अर्थ यही होता है कि एक शिक्षक जो रोज खुद थोड़ा बहुत नहीं पढ़ता है, वो दूसरों को कैसे पढ़ाएगा। रोज थोड़ा नहीं जलेगा तो रोशनी कहां से फैलाएगा। तो वही चीज है, शिक्षक को सीखने का काम जिंदगी में कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जिंदगी भर पढ़ेगा, जिंदगी भर सीखेगा और सिखाएगा, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा पढ़ाई की ही चीजें सीखे, उसको मन करता है मैं पेंटिंग सीखने लगूं, खाली वक्त है मेरे पास, पेंटिंग सीखूं, मैं राइटिंग सीखूं, कैलियोग्राफी सीखूं, बुक लिखना सीखूं। सीखने के लिए तो आप कोई भी चीज शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर चीज पढ़ाई से ही संबंधित हो और उसी को सीखना कहते हो। लाइफ में जो चीजें पीछे छूट गई, जो करने का बहुत मन था और नहीं कर पाए, तो जॉब में आने के बाद अपने शौक को पूरा करते हैं, उन चीजों को सीखते हैं जो नहीं सीख पाए। कुछ लोगों को सिंगिंग का शौक होता है, लेकिन पढ़ाई की वजह से, फैमिली की वजह से अपने लाइफ में वो काम नहीं कर पाए। जॉब हो गई, शाम का समय बचता है, रोज 2 घंटे सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना सही कम से कम अपने स्कूल में बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, बच्चों के साथ गा सकते हैं, अपने घर परिवार में फंक्शन में गा सकते हैं। अब कोई जरूरी तो नहीं कि आप बॉलीवुड में गाना गाइएगा जाके।
सीखने का अर्थ ये होता है कि मैं वो काम अपने संतुष्टि के लिए अच्छा कर सकूं। बहुत लोग गाना गाते होंगे फटे बांस की तरह, लेकिन कम से कम अपने सुने, अपने अच्छा गाए, इसके लिए सीख ले। तो ये अच्छी चीज होती है कि हम अपने लिए करेंगे। अगर दूसरे को पसंद आई, दुनिया को पसंद आई, तब उनके लिए कोई काम होगा। तो सीखने में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पीछे छूट जाती है। जॉब में आने के बाद अपने शौक को पूरा किया जाता है, क्योंकि शौक नहीं तो ऐसा लगता है जिंदगी अधूरी सी है। शौक रहता है तो आदमी जरूरत से ज्यादा मेहनत करता है, उसे अचीव करता है, उसमें मजा आता है। तो जिंदगी में रंग भरे रहिए, जॉब कीजिए, चीजों को सेट कीजिए और अच्छा कीजिए। अच्छा करने का सेंस यही है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्कूल के लिए, सबके लिए बेहतर सोचे, सबके लिए अच्छा करें, क्योंकि समाज के निर्माता आप ही हैं। सारी दारोमदार आप पे। तो सीटेट क्या समझ में आया? सीटेट क्या? चॉकलेट। चॉकलेट है, चॉकलेट। चॉकलेट खाएंगे, उसका स्वाद लेंगे, तब पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती है। तो सीटेट का स्वाद सबको लेना चाहिए। एक स्टैंडर्ड बनने में बहुत मदद करता है, एक सोचने की क्षमता लाने में आप में मदद करता है। तो सीटेट एक स्टैंडर्ड माना गया है आज के डेट में कि एक शिक्षक अगर आप हैं तो पहली डिमांड है कि क्या आप सीटेट क्वालिफाई हैं। और सीटेट है तो सामने वाला इज्जत भरी नजरों से देखता है, अच्छा आप सीटेट है, कितना खुश होके, कितनी इज्जत से देखता है। और बाकी किसी स्टेट का टीईटी क्वालिफाई किया हो तो उसे डाउट ही होता है कि पता नहीं कैसे किया होगा। सीटेट है तो लोगों को भरोसा होता है कि सामने वाले में नॉलेज है। ठीक वैसे ही जैसे प्रोफेसर में जो नेट जीआरएफ क्वालिफाई हो, उसको जब जाए उससे मिले, मिलने के बाद पता चलता है ये क्वालिफाइड है, तो लोगों के बातचीत करने का नजरिया उसके साथ बदल जाता है। वो सोचता है कि हम पूछने आए थे, कहीं मेरी क्लास ना हो जाए, थोड़ा सा वो होता है। तो एक स्टैंडर्ड माना जाता है। सेंट्रल लेवल के एग्जाम देने के बाद आप में एक क्षमता का विकास होता है, जिससे ये पता चलता है कि अब मैं इस तरह के किसी भी एग्जाम में अटेम्प्ट करूं तो मैं उसे आसानी से क्वालिफाई करूं। बिल्कुल। अगर आप पीजी हैं अपने सब्जेक्ट में, एमएड वगैरह किए हों, तो नेट कीजिए। एक खुशखबरी और है सभी लोगों के लिए, बता तो चुके हैं, जो नए हैं उनको बता रहे हैं कि अब सीटीईटी हाई स्कूल और प्लस टू के एग्जामिनेशन लेने जा रही है। अब स्टेट एग्जामिनेशन करके बिहार जैसे 2-2 साल न लगाए रिजल्ट देने में, इसके लिए ये काम अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा जा रहा है कि आप 6 to 8 तक के एग्जाम लेते हैं, उस बेस पर हम टीचर्स को भर्ती कर लेते हैं। बिहार में भी अलाउ है और बाकी जगहों पर भी, यूपी और झारखंड को छोड़कर। तो इन्हीं स्टेट का सुझाव है सीबीएसई को कि आप हाई स्कूल और प्लस टू का भी क्यों नहीं ले लेते। अगर आप ले लेते तो स्टेट पर बोझ नहीं रहता, हमारे पर इतना दबाव भी नहीं बनता, हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन को। तो हाई स्कूल और प्लस टू को लेकर भी अब टीजीटी और पीजीटी सीटीईटी अलाउ करने जा रही है। हो ना हो इसी सेशन से हो सकता है, या अगले सेशन से श्योरिटी है कि हाई स्कूल और प्लस टू के पेपर अब सेंट्रल टीईटी लेगी। 3 और 4 पेपर 1-2 हो गया, 3 और 4 हाई स्कूल एंड प्लस टू एक ही दिन एग्जाम होगा। जैसे पेपर 1 पहले पेपर 2 बाद में होते हैं, वैसे हाई, यानी कि अब जो लोग पीजी किए होंगे वो एक साथ 4 एग्जाम दे सकते हैं, 1 to 5, 6 to 8 हाई स्कूल प्लस टू। एक ही दिन में नहीं है, अलग अलग दिन होंगे। एक दिन 2 पेपर, अगले अगले हफ्ते 2 पेपर। नहीं नहीं, एक ही जैसे सीटीटी होता है ना, एक ही फेज है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो हो सकता है वो वाइवा, इंटरव्यू या फिर डेमो अरेंज कर सकता है आपके लिए, तो वो निर्भर करता है जॉब पे। स्टेट में ये सब अरेंज नहीं होते। स्टेट में डायरेक्ट आप क्वालिफाई हैं, अप्लाई कीजिए, मेरिट बनेगा, जॉब हो गई। लेकिन सेंट्रल में अब मैट्रिक से लेके जहां तक आप पढ़े लिखे हो वहां तक जोड़ा जाएगा, जो रिक्वायरमेंट है। 60% के आसपास हो तो मेरिट बन जाती है। अब क्या है कि जो पहले का रूल मैं आपको बता रहा हूं, अभी से 6 महीने पहले यही था कि मैट्रिक से लेके वहां तक जोड़ी जाएगी। अब डायरेक्ट ग्रेजुएशन, टीईटी और बीएड, तीन ही चीज के मार्क्स जुड़ेंगे, मैट्रिक और इंटर बैक। 60% से स्कोर किसी भी चीज में कम ना हो, सब में 60% हो, तो श्योरिटी है कि उनकी मेरिट बन जाएगी। 60% से नीचे होंगे तो थोड़ा सा सीट को लेकर डाउट होने लगता है कि सीट में आएंगे कि नहीं। यूपी में हर चीज अपने क्राइटेरिया के हिसाब से होता है, वो ना सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई चीज सुनता है, ना बाकी स्टेट का।
सही है कि उनके क्राइटेरिया, उनके डिमांड इतने अलग हैं कि वो परेशान कर देते हैं। सेवेंटी परसेंट लाया, पहले 70। यही चीज है, क्योंकि मेरिट तीन चीज के मार्क्स को देखे जाएंगे, ग्रेजुएशन, बीएड और टीईटी। इन्हीं तीनों के मार्क्स पे डिपेंड है सब कुछ। और आपने अगर टीईटी वगैरह में अच्छा लाया हो तो वेटेज मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, इतनी जगह अप्लाई कर दीजिए कि कहीं ना कहीं तो आ ही जाएंगे। हाँ, मेरिट वाले लोग आएंगे जिनमें क्वालिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंटरव्यू या वाइवा कंडक्ट करती ही है। कोई जरूरत ही नहीं, बस यही है कि सीटेट के बाद पहले अपना बीएड कंप्लीट कर लीजिए अच्छे नंबर से, और बीएड हो जाए तो केवीएस के अलावा और कहीं भी नजर गड़ाने की जरूरत नहीं, सिर्फ केवीएस। और मुझे लगता है इसकी तैयारी आपको 6 महीने से ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। 2-3 महीने सिलेबस को सिर्फ देख लीजिए और 3 महीने प्रैक्टिस कर लीजिए कुछ भी। नहीं, केवीएस साथ, केवीएस, टीईटी और बीएड तीन एक साथ नहीं लेके चल सकते। हम्म, हम्म, हाँ हाँ हाँ, नहीं तैयारी करते रहेंगे, फॉर्म आएगा डालेंगे, वो फिर नवंबर दिसंबर तक फॉर्म आ जाएंगे। तो वही होता है, तैयारी में रहना चाहिए, फॉर्म कब आई कब नहीं आई उस पर डिपेंड नहीं करना है। एग्जाम, फॉर्म भरने के बाद 1.5-2 महीने में एग्जाम हो जाता है, उसके 1 महीने में रिजल्ट आ जाती है। यानी जनवरी आते आते आपको इंटरव्यू के लेटर्स मिलने लगेंगे और फरवरी में इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं। नवंबर दिसंबर तक फॉर्म, 4 से 5 महीने में सारे प्रोसेस कंप्लीट। फिर अगले 6 मंथ में नई बहाली की तैयारी। तो चूंकि जब सीटीईटी हाई स्कूल और +2 लेने लगेगी तो केवीएस हाई स्कूल +2 का एग्जाम बंद कर देगा ना। सीटेट क्वालिफाई कीजिए, डायरेक्ट वाइवा, डायरेक्ट मेरिट, बस यही होता है। तो सीटीटी के हाथ में यही दिया जा रहा है कि सारे स्टेट परेशान है, केवीएस अपना काम छोड़ के, पढ़ने पढ़ाने का काम छोड़ के टीचर्स को एग्जाम में और चीजों में उलझाए रख रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। उसके लिए एक अलग संस्था है, वो एग्जाम ले। तो हो ना हो कि केवीएस जो अपने टेस्ट ऑर्गेनाइज करता था ये इस साल के बाद बंद हो जाए, और हाई स्कूल +2 के एग्जाम लेने की जिम्मेदारी जो पहले केवीएस की थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वो अब सीटीईटी कंडक्ट करे, इस बार से या नेक्स्ट टाइम से।